आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक स्थितिकी और आर्थिक प्रावैगिकी, स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक, स्टैटिक एंड इकोनॉमिक डायनेमिक या स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक एनालिसिस। इसमें हम स्थैतिक, तुलनात्मक स्थैतिक और प्रावैगिक विश्लेषण, इन तीनों का अध्ययन करेंगे। आर्थिक विश्लेषण में या अर्थशास्त्र में इन तीनों ही अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी और समष्टि अर्थशास्त्र में भी। अब स्थैतिक का अर्थ क्या है, या तुलनात्मक स्थितिकी किसे कहते हैं, या प्रावैगिक या गत्यात्मकता किसे कहते हैं, तो इन्हें समझें। पहले तो स्थैतिक या स्थिर अर्थशास्त्र में स्थैतिक शब्द का अभिप्राय या अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से लिया जाता है या ऐसी व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें आर्थिक चरों में परिवर्तन होता है लेकिन परिवर्तन की दर समान बनी रहती, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक निश्चित और नियमित गति से चलती रहती। स्थैतिक का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सब कुछ बंद हो गया, स्थिर हो गया। आर्थिक गतिविधियां हैं, रोजगार है, निवेश है, उत्पादन है, ये होता है, लेकिन इनमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन की दर जो है बराबर बनी रहती। जैसे पिछली बार अगर निवेश की दर 25% थी तो इस बार भी 25% है। तो इस तरह की व्यवस्था को हम आर्थिक स्थितिकी के नाम से जानते हैं। दूसरा है तुलनात्मक स्थिति, कंपैरेटिव स्टैटिक या कंपैरेटिव स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस। इसमें होता क्या है कि दो संतुलन स्थितियों की तुलना की जाती है। जो प्रारंभिक संतुलन स्थिति, और अगर किसी वजह से संतुलन भंग होके एक नया संतुलन का बिंदु आता है तो पहले और दूसरे संतुलन के बिंदुओं की तुलना की जाती है, संतुलन की स्थितियों की तुलना की जाती है। इस तरह की तुलना, चूंकि दो संतुलन स्थितियों की तुलना होती है, इसलिए इसे तुलनात्मक स्थिति के नाम से भी जानते हैं। इसमें अब परिवर्तन हुआ, संतुलन की स्थितियों में परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया क्या रही, किन किन रास्तों से होकर गुजरा, यानी परिवर्तन की प्रक्रिया और पथ, प्रोसेस एंड पथ का अध्ययन नहीं करते हैं। तीसरी जो अवधारणा है वो है गत्यात्मकता या प्रावैगिक इकोनॉमिक एनालिसिस। आर्थिक प्रावैगिकी में जो आर्थिक चर हैं उनका संबंध अलग अलग समयों में देखा जाता है, भिन्न भिन्न समयावधियों में देखा जाता है। प्रावैगिक विश्लेषण के अंतर्गत जब आर्थिक चरों के पारस्परिक संतुलन से स्थापित एक संतुलन भंग हो जाता है, एक साम्य भंग हो जाता है, तो नया जो संतुलन बनता है उस संतुलन की प्रक्रिया और पथ, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। पहले संतुलन किन्हीं वजहों से वो भंग हुआ, तो भंग जब नया संतुलन आया तो बनता है, तो संतुलन की प्रक्रिया क्या रही है, उसका पथ कौन सा, किस तरह का रहा है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इस संदर्भ में बहुत परिभाषाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में अगर मैं कहूँ तो J.R. हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में आर्थिक स्थितिकी व प्रावैगिकी के अंतर को समझाया है और कहा है कि मैं आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को स्थितिकी कहता हूँ जहाँ हमें तिथीकरण, डेटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, और जहाँ तिथीकरण आवश्यक है उनको आर्थिक प्रावैगिकी कहता हूँ। तिथीकरण से मतलब यह है कि समय, जहाँ समय महत्वपूर्ण है वो प्रावैगिकी है, और जहाँ समय जो है तिथीकरण वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसे स्थितिकी के रूप में हिक्स ने परिभाषित किया है। अब देखिए,
व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अब हम अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र तक ही रहेंगे। वैसे तो ये तीनों अवधारणाएं समष्टि अर्थशास्त्र में भी हैं, लेकिन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के ही बारे में बात करते हुए व्यष्टि अर्थशास्त्र के इसमें उदाहरण लेंगे। तो व्यष्टि आर्थिक स्थिति की व प्रावेगिकी को हम जब देखते हैं तो व्यष्टि स्थिति की माइक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक को हम दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो माइक्रो स्टैटिक या माइक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक, और दूसरा व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति, माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। मैंने इसको, वैसे तो कई लोग व्यष्टि स्थिति की, व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की और व्यष्टि प्रावेगिकी के रूप में तीन भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, लेकिन व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की दरअसल स्थितिक विश्लेषण ही है। बस फर्क यह है कि इसमें दो संतुलन बिंदुओं की तुलना की जाती है। तो मैंने इसको इन दोनों को एक ही उसमें रखा है। व्यष्टि प्रावेगिकी एक सेपरेट सेक्शन है, गत्यात्मकता, व्यष्टि गत्यात्मकता या व्यष्टि प्रावेगिकी का अलग से अध्ययन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम करें माइक्रो स्टैटिक, व्यष्टि स्थितिकी। देखिए, इसके लिए मैं आपको समझाऊं, एक उदाहरण के जरिए समझाता हूं, और उदाहरण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र से लेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के से होता है। मान लीजिए, अब मैंने तो यहाँ लिख दिया, लेकिन टी की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाइए। किसी समय विशेष में वस्तु की मांग निर्भर करती है उसकी अपनी कीमत पर, और वस्तु की पूर्ति, एस फॉर सप्लाई, ये भी फलन है उसकी अपनी कीमत का। तो ये मांग फलन, ये पूर्ति फलन, इन दोनों के संतुलन से जहाँ वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर होगी वहाँ कीमत का निर्धारण होता है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है मांग और पूर्ति के मॉडल इस तरह के होते हैं। अब अगर मांग फलन को मैं रेखा चित्र के द्वारा दर्शाऊं तो मांग वक्र जो मुझे मिलेगा वो ऋणात्मक ढाल का होगा, क्योंकि कीमत और मांग के बीच में आगे जाके इस चीज़ को हम मांग का नियम भी पढ़ेंगे, मांग फलन भी पढ़ेंगे, मांग वक्र भी पढ़ेंगे। यहाँ चूँकि हम स्टैटिक डायनेमिक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक उदाहरण की आवश्यकता थी, जो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में से मांग और पूर्ति का उदाहरण लिया है। वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है, और कैसे करती है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे के उल्टी दिशा में बदलते हैं। लेकिन वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच में एक ही दिशा में बदलाव होता है। जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटेगी, और इन दोनों के संतुलन से कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, तो मांग वक्र जो होगा वो ऋणात्मक ढाल का होगा, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होगा, और पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का होगा, नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ होगा, बाएं से दाएं ऊपर की ओर होगा। जहां ये वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ बिंदु ई है, बिंदु ई पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनसे लंब डाल दीजिए। एक्स अक्ष पे डालेंगे, चूंकि यहाँ हमने मांग और पूर्ति की मात्राओं को दर्शाया है, और वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया, तो देखिए यहाँ कीमत का निर्धारण हो गया P0, इनके संतुलन से हुआ है। तो ये है जो उदाहरण है, ये व्यष्टि आर्थिक स्थिति का उदाहरण है। इसी तरह से व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की बात करें तो इसके लिए मैं ये लेता हूँ, इसी को ले रहा हूँ, मांग फलन, वस्तु की मांग, डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी मांग निर्भर करती है उसकी अपनी कीमत पर, और पूर्ति भी उसकी अपनी कीमत पर निर्भर करती है। बस फ़र्क ये है कि मांग और कीमत के बीच में उल्टा संबंध होता है, और पूर्ति और उस वस्तु की कीमत के बीच में सीधा संबंध होता है। अब अगर मांग बढ़ जाए, मांग बदल जाए, तो एक नया, अब इनसे पहले देखिए,
इनसे हमें ये मांग वक्र प्राप्त होगा। जो ये फलन है, इनसे बनने वाला मांग वक्र मान लीजिए ये है, और पूर्ति वक्र ये है। ये दोनों ई बिंदु पर संतुलन में है, जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। अब अगर मांग बढ़ जाए, जैसे मैंने यहाँ एरो से दिखाया है, मांग बढ़ जाए तो बढ़ने का मतलब ये है कि मांग वक्र है जो अपने राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा, और नया मांग वक्र आएगा जो कि हमने यहाँ D1 या D' के रूप में दर्शाया है। अब इसको भूल जाइए, ये वक्र नहीं बचा, वक्र अब ये आ गया, तो संतुलन क्या इस बिंदु पे रहेगा? नहीं, तो संतुलन भंग हो गया यहाँ से और यहाँ पहुँच गया। यहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है, इसलिए इस E' बिंदु पर संतुलन होगा, जहाँ कीमत P' होगी। ठीक है, तो बिंदु E और E' की जब हम तुलना करते हैं तो ये तुलनात्मक व्यस्ती स्थिति का उदाहरण है। ठीक है ना। अब बात करें व्यस्ती प्रावेगिकी, डायनेमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक डायनेमिक का एग्जाम्पल अगर हम लें तो देखिए, लगभग हम सब कृषि क्षेत्र से परिचित हैं। पिछली साल प्याज महंगी थी, इसलिए इस बार प्याज ज़्यादा उत्पादित हुई। पिछली साल अगर ग्वार सस्ता था तो इस बार ग्वार कम बोया जाएगा, और कम बोया जाएगा तो पूर्ति भी कम होगी। तो किसी वस्तु की पूर्ति तो एक अवधि पहले की कीमत पर निर्भर करती है, मतलब पिछली साल पर, और मांग है जो वो एक अवधि बाद की कीमत पर, कि आगे कीमतें कहीं बहुत ना बढ़ जाएं। भाई अगले महीने या अगली साल आलू अगर 100 रुपये किलो होने की आशंका हो, संभावना हो, तो उस स्थिति में लोग है अभी से एक बोरी आलू रख लेंगे। यही होता है। तो ये जो है स्थिति कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, और इसको हम एक इस तरह के इसके लिए मांग फलन और पूर्ति फलन लेंगे। तो और इसका सबसे सटीक जो उदाहरण होता है वो होता है तंतु जाल मॉडल या कोबवेब मॉडल, मकड़ जाल के नाम से जिसे हम जानते हैं। किसी वस्तु की मांग, डिमांड T समय में, फलन है T+1 समय की कीमत का, एक अवधि बाद की कीमत का फलन है। वस्तु की T समय में मांग एक अवधि बाद की कीमत पर निर्भर करती है, और वस्तु की पूर्ति T समय में एक अवधि पहले की कीमत पर निर्भर करती है। ठीक है, तो संतुलन जहाँ T समय में मांग T समय की पूर्ति के बराबर होगी, वहाँ कीमत का निर्धारण होगा। यही होता है। अब इसके लिए कोबवेब मॉडल का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। तो कोबवेब मॉडल दो तरह का होता है। इस डायग्राम को तो भूल जाइए क्योंकि इसमें गलती हो गई। ये डायग्राम, इस पे गौर कीजिए आप। माइक्रो इकोनॉमिक्स का उदाहरण लेना है, ध्यान रहे। तो एक्स अक्ष पर मात्रा और वाई अक्ष पर हम कीमत लेते हैं। तो मांग जो वक्र है वस्तु का वो डी, इसको dt भी कह सकते हो आप, dt t समय के लिए अगर दिखाना चाहो तो, अदरवाइज d से भी काम चल रहा है। और ss पूर्ति वक्र है। अब देखिए, प्रारंभिक संतुलन की स्थिति बिंदु E पर है। यहाँ पर OP कीमत, OP और OQ मात्रा, ये मांग और पूर्ति की मात्रा तो OQ है और कीमत OP निर्धारित हुई, जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है यहाँ पे। ठीक है। अब किन्हीं वजहों से अगर संतुलन भंग हो जाता है, आर्थिक चरों में बदलाव आने के कारण संतुलन भंग हो जाएगा। संतुलन भंग कैसे हुआ देखिए, यहाँ देखिए S1, इसको Q1 कह सकते हो आप, मैंने नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख दीजिए Q1। यहाँ देखिए कि पूर्ति S1 Q1 और मांग कितनी है इस अवधि में, पहली अवधि है, यह मांग है P1 Q1। मांग ज़्यादा और पूर्ति कम, होगा क्या?
कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी P1 इस अवधि में। कीमत ये नहीं रहेगी OP, कीमत बढ़ गई साहब। अब कीमत बढ़ने के कारण अगली अवधि में क्या होगा, क्योंकि इस बार कीमत बढ़ी है तो अगली अवधि में पूर्ति बढ़ जाएगी। ये S2 हो गई। पूर्ति अगली अवधि में बढ़ी और मांग कितनी, फिर मांग देखिए यहाँ P2 है, तो असंतुलन आया है ना। अगली अवधि में जब पूर्ति बढ़ी है तो कीमतें घट जाएंगी। जब कीमतें घटेंगी P2 हो गई, तो उसके कारण अगली अवधि में फिर पूर्ति घट जाएगी। और इस तरह से ये चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति या जो संतुलन की स्थिति में ना पहुंच जाए। तो इसमें एक बार संतुलन भंग हो गया E बिंदु से और S1 पर पहुंच गया, संतुलन नहीं है हालांकि ये स्थिर स्थिति हो गई। तो संतुलन भंग होने के बाद आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक चरों में इस तरह से बदलाव होते हैं कि वो पुनः संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो हुआ स्थिर मकर जाल मॉडल या स्थिर तंतु जाल, स्टेबल कोबवेब का उदाहरण हुआ ये। लेकिन दूसरी स्थिति ये है कि अगर ये संतुलन भंग हो जाए किन्हीं वजहों से, तो फिर ये पुनः स्थापित ना हो, इसे हम अस्थिर तंतु जाल कहते हैं, अनस्टेबल कोबवेब। इसका देखिए डायग्राम से इस बात को समझिए। ये हमारे पास मांग और ये पूर्ति वक्र हैं। प्रारंभिक संतुलन बिंदु E पर है जहां कीमत OP और मांग मात्रा OQ है। ठीक है, मैंने यहाँ D नहीं लिखा, लेकिन इसका मतलब D से मतलब डिमांड कर्व हुई है, नेगेटिव स्लोप्ड है। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए मांग और पूर्ति की मात्रा के बीच में संतुलन है, तो कीमत का निर्धारण हो गया। अब आर्थिक चरों में बदलाव हुआ और बदलाव के कारण अगली अवधि में जो है पूर्ति कम रह गई, पूर्ति S1 रह गई और मांग ज़्यादा है, तो कीमत बढ़ जाएगी ना भाई। मांग ज़्यादा और पूर्ति कम, तो कीमत बढ़ गई। अब इस कीमत के बढ़ने के कारण इससे अगली अवधि में क्या होगा, चूंकि कीमत बढ़ गई है इस अवधि में, तो इससे अगली अवधि में पूर्ति बढ़ जाएगी, ज़्यादा उत्पादन होगा। अब ज़्यादा उत्पादन होगा तो फिर मांग कम, मांग तो ये है, मांग वक्त तो यही रहेगा, और पूर्ति ज़्यादा है तो कीमतें घटेंगी। फिर क्या होगा साहब, जब कीमतें गिर गई तो उस स्थिति में इसके अगली अवधि में पूर्ति फिर घट जाएगी। जब पूर्ति घटी है और मांग ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, और ये क्रम चलता रहेगा। अब यहाँ देखिए इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि संतुलन की तरफ तो जा ही नहीं रहे, संतुलन से निरंतर दूर होता जा रहा है। संतुलन बिंदु जो है जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हों, वो स्थिति तो यहाँ बनती ही नहीं दिख रही। ये तो निरंतर दूर हटता हुआ संतुलन की स्थिति से लगातार दूर हट रहे हैं यहाँ तो ये जो स्थिति है ये अस्थिर मकर जाल की स्थिति है। और ऐसा जो कोबवेब वाली सिचुएशन है, कोबवेब मॉडल है, ख़ास तौर से कृषि क्षेत्र में इस तरह के जो मांग और पूर्ति के बीच में के उदाहरण हमारे जो परिवेश से संबंधित हैं बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ये स्थैतिक और प्रायोगिकी का आपका अध्ययन है और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।